मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट के चैप्टर को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो आप सभी को पता है कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इलिस्ट्रेशन 40 तक सॉल्व किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इलिस्ट्रेशन नंबर 41, जिसमें ये कहा गया है कि फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए कैश फ्लो स्टेटमेंट। एक्स लिमिटेड की जो बैलेंस शीट आपको गिवन है उससे आपको एक कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। तो बेटा सबसे पहले तो आप कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट बना लीजिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st of March 2008 for the year ending 31st of March 2008। particulars, details या details और amount, particulars, details and amount, ये आपने फॉर्मेट बना लिया कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, अब देखो बेटा आपको पता है कि सबसे पहले हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में यहां पे आपने लिख लिया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में भी आपको फर्स्ट आइटम चाहिए होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो देखो बेटा इस क्वेश्चन में पहले तो ये देखो कि प्रॉफिट या लॉस का बैलेंस क्वेश्चन में कितने का गिवन है, तो वो आपको मिलेगा रिजर्व एंड सरप्लस में। तो आप ये देखो कि रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है, लास्ट ईयर 80,000 का था, करंट ईयर में रिजर्व का बैलेंस है 155 और इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। तो उस केस में मैंने बताया था कि जो डिफरेंस है करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर का अमाउंट माइनस कर दो, वो ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट या लॉस कहलाएगा। तो 155 में से 80,000 को माइनस करोगे कितना बचेगा, 75,000, दैट इज प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। लेकिन हमें प्रॉफिट नहीं, हमें चाहिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो उसमें चेक करो कि वो दो तीन आइटम जो एडजस्टमेंट से रिलेटेड है, क्या वो आइटम इस क्वेश्चन में है। पहले तो देखो प्रोविजन फॉर टैक्स, करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स का बैलेंस दिया है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन को देखो एक्सप्लेन किया हुआ है जिसमें प्रोविजन फॉर टैक्स है और टैक्स के 2 इयर्स के बैलेंस आपको गिवन है। अब उसमें ये देखो कि नीचे क्या कोई एडजस्टमेंट दी गई है। अगर टैक्स से रिलेटेड नीचे कोई भी एडजस्टमेंट है तो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट आपको बना के देखना पड़ेगा। अगर टैक्स से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। तो देखो बेटा इस क्वेश्चन में नीचे टैक्स से रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं है। इसका मतलब उस सिचुएशन में मैंने बताया था लास्ट ईयर का जो प्रोविजन फॉर टैक्स का बैलेंस होता है उसको तो मानते हैं टैक्स पे, लास्ट में लेस करोगे। जो करंट ईयर का बैलेंस होता है उसे कहते हैं प्रोविजन मेड फॉर टैक्स ड्यूरिंग द ईयर, ऊपर ऐड करोगे। सबसे पहला काम वर्किंग नोट में प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है, आप तो लिखते जाओ। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें सबसे पहले लिखो प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। भाई इस साल का प्रॉफिट कितने का है, 1,55,000 माइनस में 80,000, 155 माइनस 80,000, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितने का हो गया, 75,000 का हो गया। इसी के साथ ऐड कीजिए टैक्स प्रोविजन, टैक्स प्रोविजन करंट ईयर का बैलेंस। करंट ईयर का टैक्स प्रोविजन का बैलेंस कितने का है, 45,000। इसके अलावा चेक करो किसी भी प्रकार का कोई डिविडेंड या ट्रांसफर टू रिजर्व। ट्रांसफर टू रिजर्व तो है नहीं, क्योंकि अगर कोई आइटम ट्रांसफर टू रिजर्व होता तो वो रिजर्व एंड सरप्लस में गिवन होता, लेकिन रिजर्व एंड सरप्लस में नहीं है, इसका मतलब ट्रांसफर टू रिजर्व कुछ नहीं।
फिर उसके बाद देखो चेक करो कोई डिविडेंड, तो आप ये देखो कि बैलेंस शीट में जैसे शेयर कैपिटल है उसके साथ कोई रेट ऑफ डिविडेंड गिवन नहीं है। नीचे चेक करो कहीं पर कोई डिविडेंड कह रखा हो, नोट्स टू अकाउंट में भी नहीं है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में जरूर एक थर्ड पॉइंट दिया गया डिविडेंड से रिलेटेड कि एन इंटरिम डिविडेंड वाज पेड ड्यूरिंग द ईयर 10% और इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल ओपनिंग बैलेंस 2 लाख का था, क्लोजिंग बैलेंस कुछ भी हो अगर नहीं बताया जाए तो ओपनिंग बैलेंस पे दिया जाता है। 2 लाख का 10% आपने 20,000 रुपीस का इंटरिम डिविडेंड भी दिया होगा जो इसी के साथ ऐड हो जाएगा। ऐड इंटरिम डिविडेंड 20,000, ठीक है बेटा। और कोई आइटम मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। आप टोटल करो, यहां से 1,40,000 रुपीस आ गए। दिस इज योर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसको बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स 140, और इसे यहां पे लिखा जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,40,000। इसके बाद एडजस्टमेंट फॉर, किस आइटम की रिगार्डिंग एडजस्टमेंट? नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। ऐसे आइटम्स के रिगार्डिंग एडजस्टमेंट जो या तो नॉन कैश है या जो नॉन ऑपरेटिंग। तो देखो बेटा, अब इसके बाद इतना काम करने के बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन को पढ़ के ये पता कर लो कौन कौन से अकाउंट बनाने हैं। जो अकाउंट बनाने वो आप लोग वर्किंग नोट में बनाते जाइए। जैसे एडिशनल इंफॉर्मेशन में इसने कहा था कि भाई मशीन ओरिजिनल कॉस्ट वाज ₹50,000 was sold for ₹10,000 during the year. Accumulated depreciation on the machine was 26,000. भाई एक मशीन जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट 50,000 थी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उसका 26 था, लेकिन उस मशीन को हमने 10,000 पे सेल आउट किया। तो एक तो मशीन अकाउंट। अच्छा, अगर आप देखोगे जैसे बैलेंस शीट में टेंजिबल एसेट्स में मशीन दिखा रखी है। अच्छा, केवल मशीन का बैलेंस दे रखा है क्वेश्चन में आपको, और नीचे इसने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की भी बात कर ली। लेकिन आप देखो कि बैलेंस शीट में कहीं पर भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का कोई बैलेंस गिवन नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि फर्म प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं करती। एसेट्स अपनी बुक वैल्यू के ऊपर है, मार्केट प्राइस के ऊपर है, ना कि अपने कॉस्ट प्राइस के ऊपर। तो एक ही अकाउंट बनेगा मशीन से रिलेटेड, मशीनरी अकाउंट। दूसरा एडजस्टमेंट में ये कह रहा है कि डेप्रिसिएशन और मशीन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 20,000, ड्यूरिंग द ईयर मशीन के ऊपर 20,000 रुपीस का डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया। तो इसका मतलब वर्किंग नोट में एक ही अकाउंट बनाना है, मशीनरी अकाउंट। ये पर्टिकुलर अमाउंट वगैरह तो लिख लेना। देखो बेटा, मशीन का जो बैलेंस है, क्वेश्चन में मशीन का बैलेंस आपके पास कितने का गिवन है? मशीन का ओपनिंग बैलेंस है 150 का, तो यहां पे लिखा जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,50,000 का ओपनिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस मशीन का कितने का दिया हुआ है? 2 लाख रुपीस का, तो यहां पे लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी। क्लोजिंग बैलेंस कितने का है? 2 लाख रुपीस का बैलेंस। अब इसने जो एडजस्टमेंट दी है, उस एडजस्टमेंट में फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि मशीन उस ओरिजिनल कॉस्ट वाज ₹50,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 26 वाज सोल्ड फॉर ₹10,000। देखो बेटा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का रोल तब होता है जब आपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रखा हो, तब तो हम लोग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से उठा के मशीन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मशीनें हैं वो अपनी ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर गिवन नहीं है, बल्कि वो उसके बुक वैल्यू के ऊपर, रिटन डाउन वैल्यू के ऊपर गिवन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो मशीन को बेचने जा रहे हो उसकी भी आज की डेट में आपको क्या चाहिए? रिटन डाउन वैल्यू। आप ये देखो, जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाते हैं
तो भी हम क्या करते हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को मशीन अकाउंट में ट्रांसफर करके मशीन की रिटर्न डाउन वैल्यू हमारे पास आ जाती है। आज भी हमें उस मशीन की क्या चाहिए, रिटर्न डाउन वैल्यू। 50,000 की मशीन थी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उसका 26 है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बना रखा तो आप लोग भी उस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को मशीन की कॉस्ट में से डायरेक्टली लेस कर दो। इसका मतलब ये हुआ कि आज की डेट में वो मशीन हमारे लिए कितने की है, 24,000। कितने की मशीन है वो हमारे लिए, 24,000 की, और उस मशीन को हमने 10,000 रुपीस में सेल आउट किया है। अब आप 50 को भूल जाओ, अब आप 26 को भूल जाओ। 24,000 की मशीन आपने 10,000 रुपीस में सेल आउट की है। सेल आउट करने की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन। मशीन के क्रेडिट साइड में लिखोगे बाय बैंक अकाउंट 10,000, एक बार यहाँ पे एक बार का चला जाएगा इन्वेस्टिंग में। सेकेंडली उस मशीन पे कितने का प्रॉफिट या कितने का लॉस हो रहा है भाई, आज की डेट में वो मशीन हमारे लिए कितने की थी, 24। 10 में हमने उसको सेल आउट कर दिया, कितना बच गया, 14,000। उस मशीन को बेचने से आपको 14,000 रुपीस का क्या हो रहा है, लॉस, जिसे हम स्टेटमेंट ऑफ P&L से चार्ज करेंगे। एंट्री क्या होगी, स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू मशीन। मशीन के क्रेडिट साइड में बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कितने का लॉस हो रहा है, 14,000 रुपीस का लॉस हो रहा है। ठीक है, ये जो लॉस है हाथों हाथ ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लिख दो, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। कितने का लॉस था, 14,000। ठीक, फिर उसके बाद एक एडजस्टमेंट और कह रहा था कि भाई डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीन ड्यूरिंग द ईयर 20,000। इस साल हमने मशीन पे 20,000 का डेप्रिसिएशन लगाया। ठीक है, 20,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लगाओगे, एंट्री क्या बनेगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। अब आपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन तो मेंटेन नहीं कर रखा, डेप्रिसिएशन टू मशीन, तो यहां लिख दोगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। इस साल का डेप्रिसिएशन 20,000 है, ये भी एक नॉन कैश आइटम है, हाथों हाथ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड करोगे डेप्रिसिएशन और मशीन। मशीन के ऊपर कितने का डेप्रिसिएशन है, 20,000 का। ठीक है बेटा, अब इस साइड का टोटल करो। इस साइड का टोटल आपके पास कितने का है, 244,000, और 244 में से अगर आप 150 माइनस करोगे कितना बचेगा, 94 भाई। 244 में से अगर 150 माइनस करोगे कितना बचेगा, 94। ये बचा हुआ 94,000 आपके लिए क्या कहलाएगा, लॉस और परचेज ऑफ मशीन। मशीन परचेज की एंट्री मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो यहाँ पे लिखा जाएगा टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर बीइंग परचेज। बैलेंसिंग फिगर बीइंग परचेज, कितने की परचेज होगी बेटा, 94,000 की। टोटल कर दो, यहां से 244 और इधर भी 244। तो देखो बेटा, इस मशीन अकाउंट से एक तो लॉस निकला था, ऐड कर दिया, डेप्रिसिएशन निकला था, ऐड कर दिया। जो परचेज और जो सेल आए वो दूसरी जगह कहां पे जाएगा, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, मशीन अकाउंट के सारे ट्रीटमेंट हो गए। अब आ जाओ दोबारा से क्वेश्चन के ऊपर, एडिशनल इंफॉर्मेशन को चेकआउट कर लो। और कोई अकाउंट तो नहीं है भाई, पहले तो मशीन से रिलेटेड था वो दिखा दिया, डेप्रिसिएशन दिखा दिया, इंटरिम डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर को एक बार प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड कर दिया और एक बार फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेस कर दिया। ठीक है, सारे एडजस्टमेंट के आइटम हो गए। अब क्वेश्चन के ऊपर दोबारा जाओ, बैलेंस शीट के एक एक आइटम को चेक करते जाओ। जैसे बैलेंस शीट में सबसे पहले दे रखा है शेयर कैपिटल, वैसे तो कोई चेंज नहीं हुआ, चेंज होता भी तो कौन सी एक्टिविटी में जाता, फाइनेंसिंग में। रिजर्व एंड सरप्लस का कोई रोल नहीं। करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल्स है, वो इसके बाद वाले पार्ट में दिखाएंगे। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स था, एडजस्ट कर दिया भाई, करंट ईयर का प्रोविजन मांगते हुए ऐड करके लास्ट ईयर का टैक्स पेड मांगते हुए सबसे लास्ट में दिखाएंगे। उसके बाद एसेट साइड में फिक्स एसेट्स में टेंजिबल एसेट्स में तो थी मशीनरी,
जो कि जिसका अकाउंट आपने बना के जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन थी वो आपने कैलकुलेट कर ली और उनको शो भी कर दिया। फिर इंटेंजिबल एसेट्स के रूप में गुडविल। अब देखो गुडविल का लास्ट ईयर बैलेंस था 40,000, करंट ईयर बैलेंस है 33,000। इसका मतलब गुडविल का बैलेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मैंने बताया था अगर इंटेंजिबल एसेट डिक्रीज होती है तो उसको क्या माना जाता है, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, गुडविल रिटर्न। गुडविल रिटर्न कितने की गुडविल राइट ऑफ की गई है, 7,000। उसके बाद आ जाओ करंट एसेट्स पे। करंट एसेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट है, कैश इक्विवेलेंट माना जाता है, छोड़ोगे। इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, इनको करंट एसेट्स वाले पोर्शन में ट्रीट करेंगे, कैश बैंक का करेंगे नहीं। अदर करंट एसेट में प्रीपेड एक्सपेंस है, इसको भी वर्किंग कैपिटल वाले पोर्शन में ट्रीट करेंगे। तो फिलहाल इसका मतलब ये हुआ एडजस्टमेंट फॉर में और कोई आइटम नहीं आएगा, ये तीन ही आइटम आएंगे। तीनों का एडजस्ट करो, कितना अमाउंट आएगा, 140 प्लस में 20, 160, 160 प्लस में 1,81,000। चेक कर लेना, यही है 1,81,000। बेटा 181 आपके लिए क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजिंग वर्किंग कैपिटल। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। इसके बाद दो कॉलम बनाएंगे, एक ऐड के लिए और सेकंड कॉलम लेस, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के रिगार्डिंग। तो देखो बेटा सबसे पहले आ जाओ करंट लायबिलिटी में। ट्रेड पेबल्स है, लास्ट ईयर ट्रेड पेबल्स का बैलेंस था 145 का, करंट ईयर में हो गया 128। ट्रेड पेबल्स करंट लायबिलिटी जो आपके लिए डिक्रीज हो रही है, अगर कोई भी करंट लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो उसे क्या करेंगे, लेस। डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स, कितना डिक्रीज हो रहा है, 17,000, लेस करो। उसके बाद करंट एसेट्स पे आ जाओ भाई। करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल्स थे, शॉर्ट टर्म प्रोविजन के रूप में, प्रोविजन फॉर टैक्सेस जिनका ट्रीटमेंट सेपरेटली होता है। फिर आ जाओ करंट एसेट्स में। करंट एसेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट का कुछ नहीं करना है, क्योंकि मैंने बताया था कैश इक्विवेलेंट माना जाता है। इन्वेंट्री लास्ट ईयर 180 था, करंट ईयर में हो गया 215, यानी कि इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है। कोई भी करंट एसेट्स अगर इंक्रीज होती है क्या करोगे, लेस। इंक्रीज इन इन्वेंट्री 180 से 215, कितना इंक्रीज हो रहा है, 45,000 इंक्रीज हो रहा है। ट्रेड रिसीवेबल 60 से 50 डिक्रीज हो रहे हैं, ऐड करोगे। डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, कितना डिक्रीज हो रहा है, 10,000 डिक्रीज हो रहा है। ट्रेड रिसीवेबल के बाद कैश एंड बैंक बैलेंस छोड़ देना। अदर करंट एसेट्स में प्रीपेड एक्सपेंस है, लास्ट ईयर था 10,000, करंट ईयर में 5,000। ड्यूरिंग द ईयर प्रीपेड एक्सपेंस 5,000 रुपीज रिड्यूस हो रही है। प्रीपेड एक्सपेंस अगर डिक्रीज होता है, करंट एसेट डिक्रीज हो रही है, उसे भी क्या करेंगे, ऐड। डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस, कितना डिक्रीज हो रहा है, 5,000। ठीक है बेटा। और कोई करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी बच नहीं रही। यहां से 196 में से ये 62,000 रुपीज लेस करोगे, ये बचेगा 1,34,000 रुपीज। 1,34,000 जो आपके पास बच रहा है, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये बेटा इंक्रीजिंग इन्वेंट्री 35 है, सॉरी, तो ये 144 हो जाएगा। इसको बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर चेंजिंग वर्किंग कैपिटल। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। इसमें से लास्ट में लेस किया जाएगा टैक्स पेड। अब टैक्स पेड कितना है,
तो देखो बेटा शॉर्ट टर्म प्रोविजन में जो प्रोविजन फॉर टैक्स का प्रीवियस ईयर बैलेंस था, प्रीवियस ईयर बैलेंस कितना था 35,000, उसको टैक्स पेड माना जाता है। ये 35,000 रुपीस का टैक्स पेड माइनस करने के बाद कितना अमाउंट आपके पास आ गया 1,09,000। 1,09,000 रुपीस आपके लिए क्या कहलाएगा कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। पॉजिटिव आंसर आ रहा है, इसको लिखेंगे कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी से होने वाला कैश इनफ्लो, ठीक है बेटा। इसके बाद हम लोग सेकंड पार्ट पे चलते हैं, दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। देखो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मैंने बताया था एक्टिविटी रिगार्डिंग टू फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट एंड डिसइन्वेस्टमेंट इन द फिक्स एसेट्स। तो उसके जो आइटम मिलेंगे वो केवल नॉन करंट एसेट्स वाले हेडिंग में मिलेंगे। नॉन करंट एसेट में फिक्स एसेट्स में सबसे पहले टेंजिबल एसेट्स थी जिसमें हमने मशीन दिखा रखी थी। तो मशीन अकाउंट से दो चीजें निकली थी, एक तो हमने 10,000 रुपीस की मशीन ड्यूरिंग द ईयर सेल की थी, तो यहाँ पे लिखेंगे सेल ऑफ मशीन। भाई ड्यूरिंग द ईयर जो मशीन सेल है वो कितने की है 10,000। इसी प्रकार आपने इंफॉर्मेशन में निकाला था परचेज ऑफ मशीन। मशीन परचेज कितने की थी 94,000, उसमें पैसा जाएगा आउटफ्लो, ठीक है। इसके अलावा और कोई फिक्स एसेट्स नहीं है। इंटेंजिबल एसेट्स में गुडविल थी जिसका बैलेंस रिड्यूस हुआ था, तो उसको क्या माना था राइट ऑफ। अगर इंक्रीज होता तो उसे मानते परचेज इन्वेस्टिंग में दिखाते। और कोई फिक्स एसेट्स है। इसके अलावा तीन आइटम और चेक करने, इंटरेस्ट रिसीव नहीं है, डिविडेंड रिसीव नहीं है, रेंट रिसीव नहीं, तीनों ही नहीं। तो इसका मतलब इस एक्टिविटी में और कुछ नहीं आएगा। तो आप इसका नेट करेंगे तो 84,000 का आउटफ्लो आ रहा है, तो यहां पे लिखेंगे कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसके बाद थर्ड कॉलम पे आएंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी से होने वाला कैश का फ्लो। अब देखो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के आइटम लायबिलिटी साइड से आते हैं। जैसे उसमें सबसे पहले शेयर होल्डर फंड में देखो शेयर कैपिटल पिछले साल भी 2 लाख रुपए थी, करंट ईयर में भी 2 लाख, कोई चेंज नहीं हुआ। रिजर्व एंड सरप्लस का कोई रोल नहीं है। फिर है जो करंट लायबिलिटी पे, करंट लायबिलिटी में भी कोई बैंक ओवरड्राफ्ट वगैरह कुछ नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे फाइनेंस का कोई सोर्स नहीं है। इसके अलावा दो आइटम चेक करने, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड। इंटरेस्ट पेड नहीं था, लेकिन इस क्वेश्चन में इंटरिम डिविडेंड पेड था ऑन इक्विटी शेयर, कितना 20,000 आपने निकाला था एक बार वहां पे, एक बार फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। इंटरिम डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर्स, कितने का इंटरिम डिविडेंड पे किया गया है 20,000 और कुछ नहीं है। तो इस एक्टिविटी में कैश आउटफ्लो कितने का हो रहा है 20,000। यहां पे लिखेंगे कैश आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इस फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कैश आउटफ्लो कितने का हो रहा है 20,000। अब तीनों एक्टिविटी का टोटल करके देखो 1,09,000 का इनफ्लो, इन दोनों में टोटल मिला के अगर आप चेक करो 14 का आउटफ्लो, यानी कि आप ये देखेंगे तीनों एक्टिविटी का नेट रिजल्ट क्या है कि ओवरऑल 5,000 रुपीस का इनफ्लो है। तो यहां पे लिखेंगे कैश इनफ्लो, टोटल कैश इनफ्लो, टोटल कैश इनफ्लो A प्लस B प्लस C। भाई तीनों एक्टिविटी से 5,000 रुपीस का कैश इनफ्लो, ठीक।
फिर दिखाओ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन बिगनिंग कितना था, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट बिगनिंग। भाई स्टार्टिंग में कैश और कैश इक्विवेलेंट कितने का था, तो कैश इक्विवेलेंट में एक तो आते हैं करंट इन्वेस्टमेंट, एक इसमें कैश एंड बैंक बैलेंस दिखा रखा था 8000 का, 12 प्लस 8 यानी कि इनिशियली आपके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 20 का था। ड्यूरिंग द ईयर कैश का इनफ्लो हुआ 5000 रुपीस का, तो आपके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट दैट कितना होना चाहिए 25। यहां पे लिखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट 25,000 रुपीस होने चाहिए। और आप चेक भी कर सकते हो कि आपके पास इन्वेस्टमेंट है 15,000 का, कैश एंड बैंक बैलेंस है 10,000 का, दोनों का जो बैलेंस है वो मिलके कितना हो रहा है 25, ठीक है, और होना भी कितना चाहिए 20। ये आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट क्लियर। नेक्स्ट देखो बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 42। इलस्ट्रेशन 42 में ये कह रहे हैं कि बैलेंस शीट ऑफ केबल लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2018 एंड 17 पर एज। ये बैलेंस शीट आपको दी गई है, नीचे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए कहा जा रहा है। देखो बेटा बैलेंस शीट दी गई है, नीचे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन और आपसे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए कहा जा रहा है। इसी फॉर्मेट में कैश फ्लो स्टेटमेंट बनेगा। देखो बेटा यहां तक का फॉर्मेट तो सेम रहेगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जिसमें हमें सबसे पहले चाहिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बेटा प्रीवियस क्वेश्चन में भी हम ये लिखना भूल गए थे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वो सीधा उसमें लिख दिया था। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे पहले आपको चाहिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो चेक करो कि इस साल का प्रॉफिट और लॉस का क्या बैलेंस है। आपके पास क्वेश्चन में शेयर होल्डर फंड में रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है और रिजर्व एंड सरप्लस का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखा, सीधा ये कह रखा है कि प्रीवियस ईयर रिजर्व एंड सरप्लस आपके पास था 150, ड्यूरिंग द ईयर कितने का हो गया 250 का। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि ड्यूरिंग द ईयर आपके पास 1 लाख रुपीस का प्रॉफिट है। अब उस 1 लाख के प्रॉफिट में चेक करो कि वो 2-3 आइटम है या नहीं है। ट्रांसफर टू रिजर्व है नहीं, क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस में केवल P&L का बैलेंस दे रखा है। दूसरा कोई प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, चेक करो करंट लायबिलिटी में कोई प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा हो, नहीं दे रखा। एडजस्टमेंट में कोई टैक्स के बारे में कुछ कह रखा हो, नहीं कह रखा। एडजस्टमेंट में भी कुछ नहीं है। तीसरा आपको चेक करना है प्रपोज डिविडेंड या किसी भी प्रकार का कोई भी परफेक्ट डिविडेंड या इंटरिम डिविडेंड। तो इस क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन में कंटीजेंट लायबिलिटी में प्रपोज डिविडेंड दिखा रखा है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर प्रपोज डिविडेंड के 2 इयर्स के बैलेंसेस दे रखे हो तो करंट ईयर को तो बिल्कुल भूल जाओ, करंट ईयर के डिविडेंड का तो कोई रोल नहीं होगा। हाँ, पिछले साल का जो प्रपोज डिविडेंड है उसको प्रॉफिट बिफोर टैक्स की कैलकुलेशन में ऐड और उसी को ही फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेस। तो पहला काम कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। भाई सबसे पहले इस साल का प्रॉफिट कितने का है 1 लाख का, ये ब्रैकेट में दिखा देना 250 माइनस में 150, ठीक है। इसी के साथ ऐड करेंगे प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का। बेटा प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड का बैलेंस कितने का था 40,000, इसको ऐड कर दिया। इसके अलावा क्वेश्चन में कोई टैक्स प्रोविजन, कोई ट्रांसफर रिजर्व और कुछ है नहीं। तो यहां से जो 1,40,000 रुपीस आपके पास आ रहे, एक बार एडजस्टमेंट को चेक कर लेना, कहीं कोई इंक्रीमेंट डिविडेंड वगैरह ना दे रखो, नहीं दे रखा। तो 1,40,000 रुपीस ये आपके लिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। तो देखो इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स को आपने यहां पे लिखना है
कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे पहले लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स 140 का, उसके बाद एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, ऐसे आइटम्स के एडजस्टमेंट जो या तो नॉन कैश है या फिर नॉन ऑपरेटिंग। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन को पढ़ के ये पता करो कौन कौन से अकाउंट आपको बनाने हैं। तो देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन में एक तो परपोर्ट डिविडेंड दिया गया, तो उसका तो हमें सीधा सीधा पता है, कोई अकाउंट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगला पॉइंट ये कहता है कि ₹50,000 डेप्रिसिएशन हैज बीन चार्ज टू प्लांट एंड मशीन ड्यूरिंग द ईयर। इस साल प्लांट एंड मशीन पे 50,000 का डेप्रिसिएशन लगा है। सेकंड कह रहे हैं ए पीस ऑफ मशीन कॉस्टिंग ₹12,000, बुक वैल्यू 5,000 वाज सोल्ड एट 60% प्रॉफिट ऑन बुक वैल्यू। तो ये एडजस्टमेंट भी मशीन से रिलेटेड है, तो एक अकाउंट बनाना है मशीन। अब देखो इस क्वेश्चन में कहीं पर भी मशीन के ऊपर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ, तो एक ही अकाउंट बनेगा प्लांट एंड मशीन का, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट वगैरह लिख देना। देखो प्लांट एंड मशीन को नीचे नोट्स टू अकाउंट में दिखा रखा है कि भाई प्लांट एंड मशीन का जो प्रीवियस ईयर बैलेंस था दैट वाज ₹5 था, तो यहां पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। प्रीवियस ईयर बैलेंस था ₹5 लाख, करंट ईयर बैलेंस उसका है ₹8 लाख, तो यहां पे लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। क्लोजिंग बैलेंस हो गया 8 लाख, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि भाई ₹50,000 डेप्रिसिएशन हैज बीन चार्ज टू प्लांट एंड मशीन ड्यूरिंग द ईयर। इस साल आपने प्लांट एंड मशीन पे 50,000 का डेप्रिसिएशन लगाना है। क्या एंट्री बनेगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीन। यहां पे लिखोगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। इस साल का डेप्रिसिएशन 50 हो गया। 50,000 नॉन कैश आइटम है, हाथ तो एडजस्टमेंट फॉर्म में लिख लो डेप्रिसिएशन और प्लांट एंड मशीन 50,000। फिर अगला पॉइंट ये कहता है, अगली एडजस्टमेंट भी इसी से रिलेटेड थी, एक पीस ऑफ मशीन कॉस्टिंग 12,000। बस इस चीज का ध्यान रखना कि क्वेश्चन में कॉस्ट दी गई है, जबकि ये जो मशीन है ये अपनी कौन सी वैल्यू पे है? रिटर्न डाउन है। ये कह रहे हैं पीस ऑफ मशीन कॉस्टिंग 12,000, बुक वैल्यू 5,000। तो आपको तो बुक वैल्यू लेके चलनी है। आपको ओरिजिनल कॉस्ट से क्या मतलब? ओरिजिनल कॉस्ट तो तब मैटर करती है जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन कर रखा हो। अब इस क्वेश्चन में कोई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं है, तो ये जो मशीन है वो अपनी बुक वैल्यू पे, तो इसने ये कहा है कि एक मशीन जिसकी बुक वैल्यू 5 है, अब आप 5 को लेके चलो, उसको हमने 60% प्रॉफिट और बुक वैल्यू पे बेचा। बुक वैल्यू का 60% यानी कि 5,000 का 60% कितना होता है? 3,000। उस मशीन को हमने 3,000 रुपीस के प्रॉफिट पे बेचा, यानी कि टोटल कितने में बेचा? 5 की मशीन, 3 का प्रॉफिट कितने में बिकी? 8,000। क्या एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन, तो बाय बैंक अकाउंट 8,000 में सेल की गई है। जितने में सेल की गई है वो कौन सी एक्टिविटी में जाएगी? इन्वेस्टमेंट। उस पे 3,000 का प्रॉफिट है। प्रॉफिट के लिए एंट्री प्लांट एंड मशीन अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ P&L, तो यहां पे लिखेंगे टू स्टेटमेंट ऑफ P&L। कितने का प्रॉफिट है बेटा? 3,000। तो यहां पे लिखेंगे प्रॉफिट और सेल ऑफ प्लांट एंड मशीन। प्लांट एंड मशीन को बेचने से कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 3,000। एक बार आप तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में उसको लेस कर, ठीक है, सॉरी इसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्रॉफिट में लेस कर दिया, ठीक है बेटा।
अब इस अकाउंट का टोटल करो, इस साइड का टोटल आ रहा है 858, उसमें से 5,03,000 रुपीज माइनस कर दो, कितना बच गया 3,55,000। तो उसे क्या माना जाएगा, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीन। यहां पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर बी परचेज, बैलेंसिंग फिगर बी परचेज। कितने की परचेज है 355, कितनी परचेज हो गई 350। ठीक है, क्लियर है बेटा। ये जो 355 की परचेज निकाली है ये कौन सी एक्टिविटी में जाएगी, इन्वेस्टमेंट। ठीक, अब चेक कर लो और कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन। भाई ये तीन इंफॉर्मेशन थी, तीनों का ट्रीटमेंट आपने कर दिया। अब आप अपने क्वेश्चन पे दोबारा जाओ, एक एक आइटम को बैलेंस शीट के चेक करते जाओ। पहले शेयर कैपिटल 7 लाख से 10 लाख के हो गए, यानी कि आपने ड्यूरिंग द ईयर शेयर इशू किए, फाइनेंसिंग में जाएगा। रिजर्व एंड सरप्लस का ट्रीटमेंट आपने दिखाई दिया, उससे प्रॉफिट की कैलकुलेशन की थी। करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल्स को अभी भूलो, इसके बाद हम दिखाएंगे। एसेट साइड में फिक्स एसेट्स थी, फिक्स एसेट्स में भी प्लांट एंड मशीन थी, उसका अकाउंट बना के जो इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते थे वो आपने एडजस्ट कर दी। करंट एसेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट को लेना नहीं है, कैश एंड बैंक बैलेंस को लेना नहीं है। इन्वेंट्री को अभी बाद में दिखाएंगे। एसेट साइड में और कोई आइटम नहीं बचा, बैलेंस शीट के सारे आइटम हो गए, एडजस्टमेंट में नोट्स टू अकाउंट में सारे आइटम हो गए, एडजस्टमेंट भी हो गए। इसका मतलब इस एक्टिविटी में और कुछ नहीं है। तो यहां से 140 प्लस में 50, 190 प्लस माइनस में 3, 187, 1,87,000 आपके पास है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजिंग वर्किंग कैपिटल। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। अब दो कॉलम, एक ऐड के लिए और दूसरा लेस। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी की पोजीशन पे आ जाओ बेटा। करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल्स हमारे पास गिवन है, करंट लायबिलिटी। तो देखो बेटा हमारे पास वर्किंग कैपिटल यहां तक आ गया, हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजिंग वर्किंग कैपिटल। अब करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी में सबसे पहले ट्रेड पेबल्स दिया हुआ है, जिसका प्रीवियस ईयर बैलेंस था 40,000, करंट ईयर बैलेंस हो गया 50,000, यानी कि ड्यूरिंग द ईयर ट्रेड पेबल्स इंक्रीज हो गए। करंट लायबिलिटी इंक्रीज होती है, क्या करोगे ऐड, यहां पे लिखेंगे इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स कितना इंक्रीज हो गया, 10,000 इंक्रीज हो गया। ट्रेड पेबल्स के बाद करंट एसेट्स में आ जाओ। करंट इन्वेस्टमेंट का कुछ नहीं करना, कैश इक्विवेलेंट माना जाता है। इन्वेंट्री 75 से लेकर कितनी हो गई 1 इंक्रीज होगी। इन्वेंट्री अगर इंक्रीज होती है तो उसे क्या करेंगे लेस। करंट एसेट्स अगर इंक्रीज होती है तो लेस। इंक्रीज इन इन्वेंट्री, कितना इंक्रीज हो रहे थे 25,000, लेस करोगे। कैश एंड बैंक बैलेंस का कुछ करना नहीं, ठीक है, क्योंकि वो कैश इक्विवेलेंट माना जाता है। तो ये हो गया 197, 197 में से 25,000 रुपीज लेस कर दो, कितना बच गया 172। अब देखो इस क्वेश्चन में कोई टैक्स पेड नहीं, वैसे तो ये गलत था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर चेंजिंग वर्किंग कैपिटल, जिसमें से टैक्स पेड को माइनस करना पड़ता, ठीक है, जिसमें से टैक्स पेड को क्या करना पड़ता माइनस। लेकिन क्वेश्चन में टैक्स पेड नहीं है, तो इसी अमाउंट को आप क्या मान लेंगे, कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 172। आउटर कॉलम में लिख देंगे, ये कहलाएगा कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है भाई, ये हमारा फर्स्ट पार्ट होगा। इसके बाद सेकंड पार्ट, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसके इन्वेस्टिंग एक्टिविटी रिलेटेड टू परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो देखो बेटा नॉन करंट एसेट्स में
आपके पास एक ही आइटम था फिक्स टेंजिबल एसेट जिसमें भी प्लांट एंड मशीन, उसका अकाउंट हमने बनाया था। तो परचेज और सेल के रिगार्डिंग दो ट्रांजेक्शन थे, 8000 की सेल थी, 355 की परचेज थी। सेल ऑफ प्लांट एंड मशीन, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीन कितने की सेल है? 8000, पैसा आएगा इनफ्लो में। और परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीन, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, परचेज कितने की थी बेटा? 355, पैसा जाएगा। ठीक है, इसमें कैश का आउट। और कोई फिक्स एसेट्स क्वेश्चन में, और कोई फिक्स एसेट्स गिवन है, उसके अलावा इंटरेस्ट रिसीव नहीं है, डिविडेंड रिसीव नहीं है, रेंट रिसीव नहीं। ठीक है, तो इस एक्टिविटी का नेट रिजल्ट कितने का है? 355 में से 8000 हटाओ, कितना बचा? 347। 3,47,000 आपके पास क्या हो गया? कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसको बोलेंगे कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, उसके बाद थर्ड कॉलम कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के आइटम मिलेंगे आपके पास लायबिलिटी साइड में। चेक करो कौन कौन से। शेयर कैपिटल लास्ट ईयर 3 लाख, करंट ईयर में 10 लाख। इसका सॉरी लास्ट ईयर 7 लाख, करंट ईयर में 10 लाख। इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर 3 लाख रुपीस इंक्रीज हो रहे हैं, तो उसको मानेंगे इशू। अच्छा, कोई प्रीमियम कोई डिस्काउंट का अमाउंट दे नहीं रखा, तो ये सीधा सीधा हो गया इशू ऑफ शेयर कैपिटल, इशू ऑफ शेयर कैपिटल। कितने के शेयर्स आपने इशू किए हैं? 3 लाख, कैश आएगा। और कोई रिजर्व एंड सरप्लस नहीं, करंट लायबिलिटी में कोई बैंक कोटा कैश क्रेडिट कुछ नहीं। इसके अलावा चेक करो कोई डिविडेंड, बिल्कुल परपोज डिविडेंड। तो मैंने आपको बताया था कि केवल प्रीवियस ईयर के परपोज डिविडेंड को प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड और फाइनेंसिंग में लेस। यहां पे लिखेंगे परपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर का परपोज डिविडेंड कितने का था? 40,000। कितने का था? 40,000। इसके अलावा कोई इंटरेस्ट पेड या कोई और डिविडेंड पेड नहीं। ठीक है, डिविडेंड पेड में पैसा जाएगा। तो अब आप देखो इस एक्टिविटी का रिजल्ट कितने का है? 260 का इनफ्लो। तो यहां पे लिखेंगे नेट कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। भाई इस फाइनेंसिंग एक्टिविटी का कैश इनफ्लो कितने का है? 260। तीनों एक्टिविटी का टोटल करो, 172 प्लस में 260, 432 हो गया। और यहाँ पे कितना था? 347। 432 में से 347 को माइनस करोगे, चेक कर लेना बेटा, मेरे ख्याल से 85,000 रुपीज ही आ रहा है। ठीक है, एक बार देख लेना कि टोटल कैश इनफ्लो कितने का है? 85,000। टोटल कैश इनफ्लो A प्लस B प्लस C। भाई तीनों एक्टिविटी से कैश इनफ्लो कितने का है? 85। फिर आप लिखोगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट बिगिनिंग। भाई स्टार्टिंग में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपके पास कितने का था? चेक करो, स्टार्टिंग में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपके पास था करंट इन्वेस्टमेंट 45 के और कैश एंड बैंक बैलेंस 270 का, यानी कि 3,15,000। ब्रैकेट में दिखा दे रहे हैं ये 45 प्लस में 270।
और टोटल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट एंड कितना आना चाहिए 4 लाख। चेक करो 60 प्लस में 340 कितना है 4 लाख। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट एंड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट एंड भाई एट द एंड ऑफ ईयर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का क्लोजिंग बैलेंस कितने का है 4 लाख रुपीस का। ठीक है, तो ये आपके पास कैश फ्लो स्टेटमेंट है इन विच द फ्लो ऑफ कैश इज शोन थ्रू डिफरेंट एक्टिविटीज। ठीक है बेटा, आज यहां तक कर लो, बाकी कल कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू।